नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। इस पूरी दुनिया में देशों और जमीनों पर कब्जे को लेकर कई विवाद हैं, और इन्हीं में से एक है तिब्बत और चीन का विवाद। ये तो सभी जानते हैं कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिसके कुछ सालों बाद तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए। चीन पिछले कई सालों से वर्तमान दलाई लामा के बाद अपने किसी कठपुतली को अगला दलाई लामा बनाना चाहता है, लेकिन अब चीन की ये चाल उल्टी पड़ गई है। दलाई लामा ने घोषणा की है कि उनके ही लोग अगले दलाई लामा का चयन करेंगे। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे होती है दलाई लामा की खोज, कैसे होता है दलाई लामा का पुनर्जन्म। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चीन ने कैसे किया था तिब्बत पर कब्जा और क्यों भारत ने चुकाई इसकी कीमत। आज हम आपको बताएंगे कि अगर चीन तिब्बत पर कब्जा नहीं करता तो चीन कभी भी भारत का पड़ोसी नहीं बन पाता। तो आज का पूरा सच बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए बिना देर किए देखते हैं तिब्बत का पूरा सच। 14वें दलाई लामा इस साल 6 जुलाई को 90 साल के हो जाने वाले हैं, और अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या मौजूदा दलाई लामा जीवित रहते हुए अपने पुनर्जन्म के बारे में कोई संकेत देंगे, या उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार इसका जवाब साफ है, लेकिन चीन इसमें दखल दे रहा है और इस धार्मिक प्रक्रिया में अड़ंगा डालना चाह रहा है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में 100 से ज्यादा धार्मिक नेता और दिग्गज हस्तियां जुटी, क्योंकि धर्मशाला तिब्बत की निर्वासित सरकार का हेडक्वार्टर है, एक तरह से राजधानी है। यहां तिब्बत बौद्ध धर्म के वरिष्ठ लामाओं की धार्मिक बैठक में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में ये कहा कि अगले दलाई लामा के बारे में उन्होंने साफ कर दिया कि 600 साल पुरानी ये परंपरा उनके बाद भी जारी रहेगी। इस बात का सीधा मतलब यह है कि मौजूदा दलाई लामा की मृत्यु के बाद भी उनका उत्तराधिकारी होगा, और इस ऐलान के साथ ही उन कयासों पर विराम लग गया है कि क्या भविष्य में दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी या नहीं। दलाई लामा ने जोर देकर कहा कि गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को ही अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार है, और किसी अन्य को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए दलाई लामा अप्रत्यक्ष तरीके से चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पहले आप सुनिए दलाई लामा ने क्या घोषणा की, फिर हम आपको बताएंगे कि दलाई लामा का चयन कैसे होता है, कैसे जिस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जिस बालक का, उसे कैसे ढूंढा जाता है, यह हम आपको आगे बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि चीन और भारत का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन पहले देखते हैं दलाई लामा का बयान। 영시 고도스는 타셔요나 대다가 타셔서 버다 경호군이 너림 문지 제조 대 자동만 나세신 영시 문지기 제그 경구소 달라라메 라장 간대포장 이지계 이지계제 왕대 gen진 남도 여보다 셰수경 티슈 미소베 네오를 교가야 매바 제기 कुंजी। तो जैसे ही अपने उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा ने घोषणा की, उसके बाद धर्मशाला में मौजूद तिब्बती मूल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तिब्बती महिला संघ ने भी दलाई लामा की इस घोषणा का स्वागत किया है। आप भी सुनिए लोगों ने किस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। So today he has given the statement, and we are very happy that he has given. And it also convey the message to the outsiders that no one has the right to interfere in the Tibetan traditions.
मैं तो बहुत खुश लगा दलम में तो हम लोग खाली हम तिब्बत का नहीं है जी ऑल वर्ल्ड का गुरु है दलम में तो सबको मिस दुनिया को सबको देख रहा ना इंसान भी हो जो भी हो जानवर सबको दलम में बहुत मीन्स उनका ना लाभ सबके लिए है. We are very glad, to hear this good news. Very, very great news for me, It's very important. I feel his Institute of Dalai Lama is continuous, of course. It's very, very important. So not even for the Tibetan people, it's important for this Mother Earth. तो सुना आपने, तिब्बत के लोग दलाई लामा की इस घोषणा से खुश हैं, लेकिन चीन को यह खुशी रास नहीं आ रही है. उसका कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए चीन से मंजूरी लेनी होगी. इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में चीन के कानूनों और नियमों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का भी पालन करना होगा. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान उस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जा सकती है जहां नाम एक सुनहरे कलश से निकाले जाते हैं. लेकिन तिब्बत के लोग इसे चीन की राजनीति और दखलंदाजी मानते हैं. उनका कहना है कि मौजूदा दलाई लामा की पहचान में भी इस प्रक्रिया को अपनाए जाने का कोई सबूत नहीं है. भारत ने भी इस मुद्दे पर चीन को आईना दिखाने की कोशिश की है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दलाई लामा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है और दलाई लामा के उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करने का अधिकार सिवाय दलाई लामा के किसी और को नहीं है. तो इस मामले के जानकारों का भी कहना है कि चीन को इस प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है. China has no business to intervene. It is for Dalai Lama to decide, and let us hope that he will decide on it as soon as possible. In fact, he should choose his successor as soon as possible, so that there should be some time when they are together. If he writes down something and if it is disclosed after his decease, then there will be more controversy. तो आखिर कैसे चुने जाएंगे अगले दलाई लामा? स्वर्ण कलश या पारंपरिक विधि का क्या है पेच और अगले दलाई लामा को तय करने की क्या है पूरी प्रक्रिया, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है. अगला दलाई लामा कौन होगा, यह तय करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन किया जाता है. सबसे पहली बात यह है कि दलाई लामा को चुना नहीं बल्कि ढूंढा जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलूग परंपरा पर आधारित है. ये जो प्रक्रिया है यह गहरी आध्यात्मिकता, परंपरा और विश्वास पर आधारित है और इसे तिब्बती समुदाय में बहुत सम्मान दिया जाता है. इस प्रक्रिया को ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा एक नए शरीर में जन्म लेते हैं और उनके निधन के बाद वरिष्ठ लामा एक ऐसे विशेष बालक की खोज करते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो. लेकिन उस विशेष बालक की यह खोज आखिर होती कैसे, यह भी समझना बहुत जरूरी है. देखिए, सबसे पहले बौद्ध भिक्षु कुछ आध्यात्मिक संकेतों का गहराई से अध्ययन करते हैं. जैसे इस दौरान वो जो सपने देखते हैं उनमें आई छवियों का विश्लेषण वो करते हैं और ये देखा जाता है इसके बाद कि मृत्यु के समय दलाई लामा का जो शव था वो किस दिशा की ओर था और उसकी मुद्रा क्या थी. दाह संस्कार के दौरान जो धुआं उठता है उसकी दिशा को भी एक संकेत माना जाता है. इन सब का मकसद यह जानना होता है कि दलाई लामा का अगला जन्म किस दिशा या किस इलाके में होगा. एक विशेष झील है जिसका नाम है लहामो लात्सो. यह तिब्बत की राजधानी लहासा से करीब 150 किलोमीटर दूर है. भिक्षु यहां भी ध्यान करते हैं और वो मानते हैं कि झील के पानी में भी भविष्य के दलाई लामा के संकेत दिखाई देते हैं. इन तमाम संकेतों के आधार पर भिक्षुओं और अधिकारियों का एक दल तिब्बत और हिमालय क्षेत्र की यात्रा करता है. ये ऐसे बच्चों की तलाश करते हैं जिनका जन्म दलाई लामा की मृत्यु के समय के आसपास हुआ हो और जिनमें असाधारण बुद्धि और असामान्य गुण हो. ये कुछ महत्वपूर्ण बातें याद कर पा रहे हों, ऐसे बच्चों की तलाश होती है. और जब कुछ बच्चों की पहचान हो जाती है तो इनका परीक्षण शुरू होता है, टेस्ट शुरू होता है और इन बच्चों को कुछ चीज़ें दी जाती हैं. इनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पिछले दलाई लामा की प्रिय चीज़ें होती हैं और कुछ दूसरे लोगों की चीज़ें होती हैं. और जो बच्चा सही चीज़ें यानी सही जो पिछले दलाई लामा की चीज़ों को पहचान लेता है उसे दलाई लामा का संभावित पुनर्जन्म माना जाता है. अगर वो बच्चा पिछले दलाई लामा के किसी नज़दीकी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को पहचान लेता है तो उन्हें और भी मजबूत संकेत माना जाता है. इन परीक्षणों के बाद
ज्योतिषीय गणनाएं और गहन आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, और जब ये सब कुछ मेल खा जाए तो उस बच्चे को आधिकारिक रूप से नया दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उस बच्चे को मठ में ले जाया जाता है और यहाँ उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और सालों की साधना के बाद वो दलाई लामा के रूप में भूमिका निभाने लगता है, जैसा कि वर्तमान दलाई लामा निभा रहे हैं। और इस मामले के जानकारों का कहना है कि यह पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। The Tibetan objection is that this is actually a religious matter, that this is Avalokiteshvara and the transmigration of soul that is transferred into the next Dalai Lama, and then the whole process would lead to Maitreya in heaven. And so this is a spiritual kind of thing that China has no role in this process, in this procedure of selecting the reincarnation. तो दिलचस्प बात यह है कि जब मौजूदा दलाई लामा अभी जीवित हैं तो उनके पुनर्जन्म की खोज की बात कैसे आई। दरअसल 14वें दलाई लामा ने हालिया बयानों में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं क्योंकि इसमें चीन के हस्तक्षेप को रोकने और तिब्बती परंपराओं को बनाए रखने की चुनौती है। दलाई लामा ने यह भी कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। दलाई लामा ने अपने जीते जी यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि उनकी मृत्यु के बाद कोई भ्रम या बाहरी दखल ना हो और तिब्बती बौद्ध धर्म की स्वतंत्रता और पहचान बनी रहे। निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री और गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी सामडोंग रनपीछे का भी यही कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की राष्ट्रीयता तिब्बत तक सीमित नहीं है और दलाई लामा बनने के लिए कोई राष्ट्रीयता या भौगोलिक सीमा नहीं होना चाहिए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। There is no traditional kind of restriction. Dalai Lama should born in Tibet. Dalai Lama born in Mongolia, the third one, and Dalai Lama born today in India, the sixth Dalai Lama, and there's no nationality or geographical boundary. तो ये तो आपने जान लिया कि नया दलाई लामा कैसे चुना जाता है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर तिब्बत की आधुनिक कहानी क्या है और कैसे इस पर चीन ने कब्जा कर लिया और दलाई लामा को क्यों भारत आना पड़ा। तो आइए जानते हैं इसका भी पूरा सच। तो 14वें और वर्तमान दलाई लामा को 4.5 साल की उम्र में फरवरी 1940 में तिब्बत के आध्यात्मिक सिंहासन पर बैठाया गया था, और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी समारोह की है, और इस समारोह में ब्रिटेन, भारत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद अगले 9 साल तक दलाई लामा और तिब्बत के लिए शांति के गुजरे, लेकिन 1 अक्टूबर 1949 को तिब्बत की शांति पर एक काली छाया पड़ गई। इस दिन चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया और माओ त्से-तुंग के हाथों में सत्ता की कमान आ गई। चीन की कम्युनिस्ट सरकार की काली नजर तिब्बत पर थी। चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था और उसके लिए यह बहुत आसान था, क्योंकि तिब्बत एक शांति प्रिय देश था। वो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर इस कदर अमल करता था कि उसके पास सिर्फ 8-8.5 हजार लोगों की एक कमजोर सेना थी। तिब्बत की सेना के पास कोई हथियार तक नहीं थे। इस सेना का एक ही काम था, वो सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान व्यवस्था संभालती थी और सिक्योरिटी देखती थी। तिब्बत के लोगों को लगता था कि वो शांति में विश्वास करते हैं, इसलिए कोई उन पर क्यों हमला करेगा। चीन से उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन जल्दी ही चीन ने तिब्बत की पीठ पर छुरा भोंक दिया। चीन ने पूरी ताकत से 6 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर हमला बोल दिया। माओ की 40,000 लाल सेना ने बेरहमी के साथ तिब्बत की 8,000 सेना को कुचल दिया, रौंद दिया। भगवान बुद्ध के हजारों शांति प्रिय भक्तों को तड़पा तड़पा कर मारा गया। जिन तिब्बतियों ने कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी, उन लामाओं को तोप से उड़ाकर मार डाला गया। मानवता के इतिहास में क्रूरता की ऐसी भयंकर मिसाल कम ही मिलती है। सिर्फ 18 दिन के अंदर एक तरफा मिलिट्री एक्शन में चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो तिब्बत पर अब चीन का कब्जा हो चुका था। 15 साल के दलाई लामा कहने को तो तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, लेकिन उनकी सरकार पर अब चीन का नियंत्रण हो गया था। इसका असर
भारत पर भी पड़ा, क्योंकि तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट क्या होता है, आप इस नक्शे को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए इस नक्शे को। भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर तक तिब्बत की सीमा थी और तिब्बत के ऊपर चीन था। यानी 1950 के पहले तक चीन और भारत की सीमा एक छोटे से इलाके में ही मिलती थी, जबकि तिब्बत के साथ भारत की 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा मिलती थी। यानी चीन भारत से बहुत दूर था और तिब्बत भारत और चीन के बीच में था और इसे ही बफर स्टेट कहा जाता है। सोचिए, अगर चीन तिब्बत पर कब्जा नहीं करता तो चीन के साथ आज भारत की कोई सीमा विवाद ही नहीं होता और शायद 1962 में चीन भारत पर इतनी आसानी से हमला भी नहीं कर पाता और ना ही हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी चीनी कब्जे में इस तरह जाने से बच भी जाती। तो इस तरह से चीन तिब्बत पर कब्जा करके भारत का मुख्य पड़ोसी देश बन गया। भारत और तिब्बत की सीमा अब भारत और चीन की सीमा में बदल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 1950 में जब यह सब हो रहा था तो भारत में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। दरअसल आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू सरकार को यह खबर तक नहीं हुई कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है चीन में भारत के तत्कालीन राजदूत के.एम. पन्नीकर को। श्रीमान पन्नीकर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बेहद खासम खास थे, लेकिन आरोप है कि जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो पन्नीकर ने यह जानकारी भारत सरकार तक नहीं पहुंचाई। कितने शर्म की बात है कि भारत को इतनी बड़ी खबर रेडियो पर बीबीसी के एक न्यूज बुलेटिन से मिली। तब पीएम पंडित नेहरू ने इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा लोग कहते हैं। उन्हें चीन के साथ अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। वो तिब्बत में हुई इस घटना का दूरगामी परिणाम समझ नहीं पा रहे थे और इसी बात से नाराज होकर सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू के नाम पर एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। अपनी मृत्यु से सिर्फ 38 दिन पहले सरदार पटेल ने इस पत्र के माध्यम से नेहरू को चीन के खतरे के प्रति आगाह कर दिया था। यह ऐतिहासिक पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल करस्पॉन्डेंट के वॉल्यूम 10 के पेज नंबर 335 पर। इस पत्र में सरदार पटेल नेहरू को लिखते हैं कि चीन ने तिब्बत पर भीषण आक्रमण के लिए अपनी सेनाएं तैयार करने के साथ साथ हमारे राजदूत के.एम. पन्नीकर के मन में यह गलत धारणा बैठा दी थी कि वो कभी तिब्बत पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि हमारे राजदूत पन्नीकर की भी ऐसी ही सुनने की इच्छा थी। कम्युनिस्ट भी उतने ही बुरे साम्राज्यवादी हो सकते हैं जितना कि कोई और देश। चीन की नजर सिर्फ हिमालय की ढलानों पर ही नहीं है, बल्कि असम के महत्वपूर्ण हिस्सों पर भी है। चीन के विस्तारवाद में उनकी विचारधारा यानी वामपंथी विचारधारा भी शामिल है। इसलिए चीन को पश्चिमी साम्राज्यवादियों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। चीन अब हमारी सीमा तक आ गया है। हमें चीन से चौकन्ना रहना होगा और अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। यह भी साफ हो गया है कि हम भले ही चीन को अपना मित्र मानते हों, लेकिन वो हमें अपना मित्र नहीं मानता। वामपंथी विचारधारा ये मानती है कि जो उनके साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है। इसलिए चीन की तरफ से ये एक बड़ा इशारा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सरदार पटेल आगे लिखते हैं कि चीन ने तिब्बत पर तो आक्रामक रुख दिखाया है, उसके बाद भारत को अब यूनाइटेड नेशंस में चीन की पैरवी यानी स्थायी सदस्यता के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। भारत को अब चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका से अपने रिश्तों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर कही थी और नेहरू को उन्होंने आगाह किया था। तो चीन की चेतावनी पर सरदार पटेल ने जो पत्र नेहरू को लिखा था वो भारतीय राजनीति के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ पत्र है। इस पत्र में सरदार पटेल ने जैसा जैसा लिखा ठीक वैसा वैसा हुआ, लेकिन अफसोस नेहरू ने सरदार पटेल के इस पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और इस पत्र को लिखने के 38 दिन बाद 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। लेकिन इस पत्र के जवाब में नेहरू ने 18 नवंबर 1950 को एक नोट लिखा था। यह नोट कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस नोट में नेहरू ने सरदार पटेल के विचारों को सिरे से नकार दिया था।
नेहरू का ये नोट प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पार्ट 2 के पेज नंबर 343 पर। इस नोट में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, यह बिल्कुल असंभव है कि चीन भारत पर हमला कर सकता है। यह बिल्कुल तर्कहीन है कि चीन हिमालय को पार करके आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा। यह विचार कि कम्युनिज्म का मतलब विस्तारवाद या युद्ध होता है या फिर चीनी साम्यवाद का मतलब भारत की तरफ विस्तार ही है, यह एक हल्का विचार है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 18 नवंबर 1950 को यह बात कही थी। तो सरदार पटेल ही नहीं बल्कि देश के कई और बड़े नेता भी नेहरू की चीन और तिब्बत नीति पर सवाल उठा रहे थे। इन सभी का मानना था कि भारत को चीनी कब्जे के खिलाफ तिब्बत की मदद करना चाहिए और इन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण। उन्होंने तब नेहरू सरकार की चुप्पी पर कहा था कि यह सही है कि हम चीन को तिब्बत पर हमला करने से रोक नहीं सकते थे, लेकिन हमें इस तरह से चुप रहकर चीन की मदद भी नहीं करनी चाहिए। वहीं नेहरू सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री एनवी गाडगिल ने अपनी आत्मकथा गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइड में जो लिखा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। नेहरू सरकार की एक कैबिनेट बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 84 पर लिखा है कि तिब्बत का सवाल 1950 में सामने आया। उस समय मंत्रिमंडल में शामिल सी राजगोपालाचारी ने नेहरू की तिब्बत नीति का विरोध किया। वहीं मैंने कहा कि चीनी केवल तिब्बत पर कब्जा करके संतुष्ट नहीं होंगे। उस समय चीन में हमारे राजदूत केएम पन्नीकर ने कहा कि तिब्बत पर चीन का कब्जा न्याय संगत और उचित है। वहीं हमारी सेना के अधिकारी इस चीनी कब्जे के विरोध में थे। नेहरू ने पन्नीकर से कहा कि वे सेना के अधिकारियों को समझाएं। सेना के अधिकारियों ने पन्नीकर से केवल सिर्फ एक सवाल पूछा। यह सवाल यह था कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी चीन की क्या मंशा है कि वो हिमालय तक आ पहुंचा है। लेकिन इसका सीधा उत्तर देने के बजाय पन्नीकर उन सैन्य अधिकारियों पर आरोप लगाने लगे कि वो ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की तरह सोचते हैं। ऐसे तर्क के सामने सैन्य अधिकारी और क्या ही कर सकते थे सिवाय चुप रहने के। गाडगिल आगे लिखते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय हम कुछ साहस दिखाते तो इस त्रासदी को टाला जा सकता था। तो जैसा नेहरू के मंत्रिमंडल के सहयोगी एनवी गाडगिल ने कहा कि उस समय भारत को तिब्बत के पक्ष में मजबूती से आवाज उठानी चाहिए थी, जो नहीं उठाई गई। दरअसल ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे शायद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की एक अलग सोच थी। उन्होंने अपनी ये सोच अपने एक नोट में प्रकट की जो उन्होंने 18 नवंबर 1950 को लिखा था। नेहरू का ये नोट प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पार्ट 2 में। इस नोट में नेहरू लिखते हैं कि मेरा मानना है कि तिब्बत पर हमले के पीछे चीन का भी कोई कारण रहा होगा। हमें तिब्बत पर हुए आक्रमण को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेना चाहिए। यह तिब्बत के हित में भी होगा कि हम उस पर चीनी विजय को चुपचाप स्वीकार कर लें। हम तिब्बत की रक्षा नहीं कर सकते। अगर हमने तिब्बत को बचाने का प्रयास किया तो उसे हम और ज्यादा संकट में डाल देंगे। तो नेहरू का यह भी तर्क था कि ब्रिटेन और अमेरिका के डर से चीन ने तिब्बत पर हमला किया है। वहीं नेहरू यह भी कह रहे थे कि अगर तिब्बत में कुछ हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इसी बीच उत्तरी अमेरिका के एक गुमनाम से देश अल सल्वाडोर ने तिब्बत के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। अल सल्वाडोर संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के पक्ष में प्रस्ताव लेकर आया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को तिब्बत का समर्थन करना चाहिए कि नहीं, इसे लेकर नेहरू जी के क्या विचार थे, उसका पूरा सच भी हमें और आपको पता होना चाहिए। इस विषय पर नेहरू ने जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पार्ट 2 में। नेहरू ने कहा था कि मेरा मानना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत की अपील का समर्थन नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये भी लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मसले पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां बहुत सी कटु बातें कही जाएंगी जो मामले को और ज्यादा खराब कर देंगी। इससे युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी जिसे हम भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार तिब्बत पर। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि दलाई लामा कब और किन परिस्थितियों में पहुंचे थे भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर।
जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वॉलेट भूल गया हूँ, पेमेंट कर देना यार। लाइन में तो नहीं लग सकता बेटा, तू ही सर्टिफिकेट बनवा के ला। मेरा हाफ डे लग जाएगा यार, तू पासपोर्ट बनवा के आना। बबलू का टीका लगवाना है अगले महीने, याद दिला दीजिएगा। ये रहा आधार कार्ड, ये लाइसेंस और ये रहा पासपोर्ट। अब तू ही संभाल सब कुछ, मैं फ्री। नहीं नहीं, ये सब अपने दोस्त या असिस्टेंट से नहीं, अपने डिजिटल इंडिया से बात कर रहे हैं। आज यूपीआई से लेकर डीबीटी तक, कैशलेस से लेकर पेपरलेस तक, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब कुछ हो जाता है फिंगर टिप पर। डिजिटल इंडिया के 10 साल, पल पल डिजिटल। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और साल 1959 तक आते आते तिब्बत में चीन के अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर चुके थे। युवा दलाई लामा और उनके लाखों अनुयायियों को बुरी तरह से सताया जा रहा था। इस बीच तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन के खिलाफ बगावत फूट चुकी थी। हजारों तिब्बती सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। हालात इतने खराब हो गए कि सर्वोच्च तिब्बत के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, धर्मगुरु थे, दलाई लामा को भिक्षुओं और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ भेष बदलकर तिब्बत छोड़ना पड़ा। करीब 15 दिनों की खतरनाक पैदल यात्रा के बाद वो ऊंचे हिमालय, बर्फीली दर्रे और चीन की सेना से नजर बचाते हुए 31 मार्च 1959 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये उसी समय की तस्वीरें हैं। दलाई लामा ने उसी दिन भारत सरकार को पत्र लिखकर शरण की गुहार लगाई और नेहरू की सरकार ने मानवीय आधार पर उन्हें और उनके साथ आए शरणार्थियों को भारत में रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद दलाई लामा को भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसने की अनुमति दी, जो आज लिटिल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। यही उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार की स्थापना की और आज भी दलाई लामा भारत में ही रहते हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।